फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, ठीक है। आज भी थोड़ा सा हम लोग करते हैं, क्योंकि आपका समझा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस पर। ये देखिए, अब इसकी भी जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? अगर आप इसके बारे में वन वर्ड में समझना चाहते हैं तो क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या है ये? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका साफ सीधा सा एक ही मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर है, और उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से उस बच्चे को, क्योंकि ये बाय बर्थ होता है, ठीक है, उस बच्चे को ये दिक्कत होती है कि जिस फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय ये फिनाइल पायरुविक एसिड में, ये नॉर्मल केस है ना, ये क्या है, ये फिनाइल अलानीन है, ये टायरोसिन है, ठीक। ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिम्टम के तौर पे ये आता है कि क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी बच्चे में, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है वो उतनी नहीं होगी जितना नॉर्मल बच्चों में होता है। ऑर्गन डैमेज हो सकता है, अनयूजुअल पोस्चर हो सकता है, जैसे नॉर्मली सारे बच्चों का होता है वैसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैटरनल केस में अगर होता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है उस फीमेल की प्रेगनेंसी को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इसके सिम्टम्स को एक साथ एग्रीगेट करके देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक साथ एक जगह एग्रीगेट करके अगर हम लोग देखना चाहते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं इसके, फिनाइल कीटोन्यूरिया के। पहले वाले भी पेजेस पे अवेलेबल है, पहले भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपको, जब शुरुआत में आया था, इस वजह से मैं अभी आपको बस ये थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ा रही हूँ, है ना। बस आगे बढ़िए यहाँ से। मिसिंग एंजाइम है, जो नाम देखिए यहाँ पे, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज को देखिए शॉर्ट में ऐसे PAH लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? PAH। किसको डिनोट किया जा रहा है? ये फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। किसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे? फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। The enzyme phenylalanine hydroxylase is responsible for conversion of phenylalanine into tyrosine, ठीक है, जो कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसा नहीं हो पाता है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है यहाँ पे। देन वैरायटी ऑफ इसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं आपको, जैसे क्या हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम। कई बार होता है हम किसी बच्चे को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, तो हम ना उसके मतलब कॉन्शियसनेस लेवल को देख के या फिर IQ को देख के हम समझ जाते हैं कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बाय बर्थ भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ एक्वायर्ड भी होता है, बहुत सारा रीजन है इसका। उसका हेड साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। उसका ग्रोथ जो है उस बच्चे का कैसा होगा? स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगा, ठीक है। मस्टी स्मेल टू द स्किन ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग के टाइम में उससे क्या होती है, एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। आपको कॉपी में क्या करना है, इसको कैसे करना है, सो मैं बताती हूँ। सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, और 1 2 3 4 5 6 7 करके ऊपर से नीचे की सीरीज में नोट कर लेना, बस इतना ही करना है आपको। कोई लेक्चर नहीं लिखना है इसके बारे में, सब आपको पता है, बस आपको ये नोट कर लेना और कोई काम नहीं करना। मैंने यहाँ पे ऐसे क्लीन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको सिखा रखा है, अब मैं आपको थैलेसीमिया करा देती हूँ। देखिए, जब हम लोग थैलेसीमिया की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग थैलेसीमिया की रिगार्डिंग बात करते हैं, ये रहा आपका थैलेसीमिया। पहले ना लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ये इतना
सीवियर कंडीशन है, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला डिसऑर्डर है कि अब जाके लोगों को ना इसके बारे में अवेयर होना पड़ रहा है। उनको सोचना पड़ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से किसी बच्चे में इतने ज़्यादा जो हॉरिबल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अवेयरनेस जगाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, वर्ल्ड वाइड ऐसे तो देखा जाए, है ना, तो वर्ल्ड वाइड क्या है, थैलेसीमिया डे जो है उसको मनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेस्टिवल की तरह होता है। एक्चुअली जैसे कैसे एड्स डे है 1 दिसंबर को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मनाने का ये मतलब है कि लोगों के बीच में ना उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि क्या करने से उससे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, नीट में भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूछा जाता है, क्योंकि नीट का एग्जाम आपको ये जरूर बोलता है कि आपके बुक में जो टॉपिक दिया गया है उसके आसपास के रेडियस में उससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल का मतलब ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इंटरनेशनल थैलेसीमिया, द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, दैट इज ITD, ठीक है, is marked annually। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी बीपीएससी का भी जो एग्जाम बच्चे देते हैं ना आगे जाके, मतलब डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी जिसमें बैठते हैं उसमें भी पूछा जाता है। ये इज मार्क्ड एनुअली ऑन 8 मई, 8 मई। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा डेटा है, पूछा जाता है। ठीक है, क्यों होता है, ऑब्वियस है, फॉर रेजिंग अवेयरनेस। जो पब्लिक है जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, अब आप किसी को जाके पूछ लीजिए, जैसे अगर हम ऐसा माने कि जैसे कोरोना आजकल के डे में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, थोड़ा कम हो गया जो भी है, लॉकडाउन लगा तो ये है वो है, इतना ज्यादा इसका हुआ बना के रख दिया, बच्चे बच्चे को पता है, अगर आप पूछिए कि किससे होता है कोविड तो बोलेगा वायरस से होता है ना, लेकिन इसके बारे में आप थैलेसीमिया के बारे में जाके पूछिए तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा किसी को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब बच्चे को हो जाए तो फिर पता चलता है कि कितना ज्यादा उनको परेशान होना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब हम इस डिसऑर्डर के बारे में और डिटेल से सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक और सारे ही की पॉइंट्स एक्चुअली मैं लिखवा रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, शॉर्ट शॉर्ट में जो लिखते हो निकालते हैं। ठीक है, कैसा है ये, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल, समझ गए ऑटोजोमल का मतलब, बार बार मैं समझाती रहती हूँ आपको, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पहली बात तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे आपने कोई ऐसी बीमारी बोली, कोई ऐसा स्टोन बोला, कुछ भी बोला, तो कहाँ अफेक्टेड है, क्या किडनी अफेक्ट होगा, उससे लिवर होगा, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो उसका पॉजिटिव एजेंट है वो सीधा जाके लिवर के ऊपर टारगेट करता है, मतलब उसका टारगेट ऑर्गन जब पूछा जाता है नीट के एग्जाम में तो वहाँ बच्चे को लिवर टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है क्या होता है इसमें, बच्चे के दिमाग में पहली चीज ये आती है इसमें होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर या ब्लड डिजीज है। क्या है, ब्लड डिजीज है। कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि एक एनीमिक केस है। आपने क्या पढ़ा था, सिकल सेल अनीमिया भी पढ़ा, बहुत जगहों पे आपको क्या सुनने को मिल रहा है, अनीमिया 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 जो है वो सुनने को मिल रहा है।
इसका मतलब है कि जहाँ पे भी अनीमिया वर्ड आएगा कुछ ना कुछ उसका मतलब जरूर होगा, और वो जो अनीमिया वर्ड है वो मोस्टली जो है किसके साथ कोरिलेट किया जाता है, जहाँ पे खून की कमी होती है। ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड में डिफेक्ट है उस केस को ये दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया is a थैलेसीमिया is a blood disease। क्या है ये, थैलेसीमिया is a blood disease। हाँ, थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिजीज। ठीक है, क्या है ये, ब्लड डिजीज है। अब थोड़ा सा ना, अगर आप चाहते हैं कि थैलेसीमिया का जो केस है वो आपको समझ आए तो इसको हम लोग पनेट स्क्वायर के थ्रू भी समझ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है इसको होने की, मतलब ये कैसे हो सकता है, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तो दोनों पेरेंट्स क्या हो इसके लिए, दोनों पेरेंट्स इसके लिए कैसे होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए। ठीक है, तो this disease this disease this disease transmitted is transmitted from transmitted from पेरेंट्स। ऑब्वियस है, कौन देगा, पेरेंट्स देगा, कोई पड़ोसी तो देगा नहीं, क्योंकि कैसा है ये, हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीन्स के थ्रू जा रहा है ना, फ्रॉम पेरेंट्स, तो ये तो कॉपीराइटेड चीज है। फ्रॉम पेरेंट्स टू फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग लिख लीजिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसको मैं चार्जिंग में लगाना ही भूल गई थी, मुझे अचानक से बंद हुआ ना तो मुझे याद आया। हाँ, इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैसे जाएगा ये, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, पेरेंट्स टू, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग कब जा सकता है, when both parents when both parents are unaffected carrier are unaffected unaffected carrier और unaffected carrier। ठीक है, अब ये ना बहुत, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत समझने वाली बात है, और आप तो वैसे समझ भी रहे होंगे। ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर जो है अपने आप में दोनों सेंस रख रहा है, एक तरफ तो हम इसको अनअफेक्टेड बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसको जिम्मेदार बना रहे हैं किस चीज का, भाई तुम डिजीज कॉज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो अनअफेक्टेड कैरियर है यही उस डिजीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द unaffected carrier for the gene। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, और हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस ये कंडीशन है यहाँ पे, और कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, यही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये थैलेसीमिया अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बनाएं, क्या बनाएं, पनेट स्क्वायर बनाएं, तो कैसे ये केस निकल के सामने आएगा, बहुत सारे पनेट स्क्वायर जो है वो मैंने आपको सिखा रखे हैं, बट क्योंकि ये जो है थैलेसीमिया जो है, ठीक है, अब
थैलेसीमिया के केस में आपको ऑटोजोमल मतलब ऑटोजोम्स बनाने हैं। इसमें क्या बनाने हैं? ऑटोजोम्स बनाने हैं। तो ऑटोजोम्स जब बनाने हैं तो उसको दिखाने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख के कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। मैं मान लीजिए आपको पनेट स्क्वायर के थ्रू समझा रही हूँ। किसके लिए? यहाँ पे थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया के लिए पहला केस क्या है? पहला केस ये है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके केस 1, तो फर्स्ट केस ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपने मेल बनाया, ठीक है, मेल है यहाँ पे। मेल को आप कैसा दिखाना चाहते हैं? मेल को मैंने लिख दिया यहाँ पे कैरियर, या लिखा आपने कैरियर मेल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो क्या है, ऑटोजोम्स का गेम है ना। एक को मैंने कैपिटल ए लिख दिया और एक को मैंने स्मॉल ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फीमेल को डिनोट करते हैं। फीमेल को भी हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल को भी मैंने यहाँ पे बोल दिया कैरियर फीमेल, राइट। यही केस बोला जा रहा है आपको। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल जो मैंने यहाँ पे लिखा सेम वही है, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों नहीं एक्स वाई लिख रहे हैं हम? बिकॉज हमें यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। छोटी सी बात है। अब क्या करेंगे हम? इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे इसका, जैसे बनाते हैं एज यूजुअल, हम लोग क्या करेंगे इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर जब आप इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो वही केस निकल के आपके पास सामने आएगा, यहाँ पे जो भी तक आप सीखते आए हैं, बनाते आए हैं, है ना। ये हो गया इसका पनेट स्क्वायर। मेल है, एक साइड हम लोग क्या करते हैं, मेल को बनाते हैं। मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा इसको, है ना। एक साइड हम लोग मेल को बनाते हैं, एक साइड हम लोग फीमेल को बनाते हैं, ठीक है। मेल है तो आपने क्या बिठाया है यहाँ पे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बिठाया है आपने? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। क्या बैठेगा यहाँ पे? जीनोटाइप क्या बनेगा? जीनोटाइप फर्स्ट बॉक्स में हम लोगों को मिलेगा कैपिटल ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। थर्ड बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। फोर्थ बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? स्मॉल ए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हमेशा ही ये केस मैंने आपको बोला है कि आपसे पूछे या ना पूछे एग्जाम में, बट आपको जो है इन सबको रिप्रेजेंट करना है कि आप क्या मतलब समझते हैं इन सबका। पहला केस आपको क्या मिला है रिजल्ट के तौर पे? पहला केस आपको रिजल्ट के तौर पे मिला है कैपिटल ए, ठीक है। नॉर्मल है ये, क्या है ये? नॉर्मल है, चाहे आप फेनोटिपिकली देखिए चाहे आप जेनोटिपिकली देखिए, ठीक है। सेकंड केस क्या मिला है आपको यहाँ पे? सेकंड केस आपको मिला है यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। ये क्या है? कैरियर है ये, कैरियर ऑफ द जीन। क्या है ये? कैरियर है। कैरियर का मतलब है, अगर आप और अच्छे से डिटेल में समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप बोलिए कि कैरियर का मतलब हम इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो फेनोटिपिकली एक्सप्रेशन के तौर पे वो नॉर्मल है, तभी तो दो बंदों की वैसी मैरिज हो गई ना। नहीं तो पॉसिबल कैसे था? अगर वैसा ही अब नॉर्मल दिखता तो कोई करता ही नहीं। तो यहाँ पे कैरियर है बिकॉज वो फेनोटिपिकली नॉर्मल है, ठीक है। थर्ड केस ये इस बेचारे का बैड लक हो गया। थर्ड केस हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? स्मॉल ए। तो ये कैसा हो गया? यहाँ पे थैलेसीमिया अफेक्टेड हो गया। कैसा हो गया ये जो केस है यहाँ पे, ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो भी बोल रहे हैं आपको, ये थैलेसीमिया अफेक्टेड हो गया, तो इसका तो बैड लक हो गया। तो इसके लिए आपको मैंने एक लाइन सिखाई है, अभी मैंने बोला है कि इस थर्ड केस के लिए मैंने आपको बोला कि ये तब हो सकता है जबकि दोनों पेरेंट्स, दोनों पार्टनर्स, मदर फादर दोनों जब क्या हो? कैरियर हो। बात समझ आई? यही लाइन आपने यहाँ पे मेंशन करी है। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग
व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर, कितनी बड़ी बात है, अनअफेक्टेड का भी टैग दे रहे हैं आप इसको, और आप इसको कैरियर भी बोल रहे हैं। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या है, जब ये अनअफेक्टेड कैरियर होगा तब भी ये डिजीज को आगे जो है वो कॉज करने का काम कर सकता है ना। तभी हमने क्या बोला, इस कैपिटल, अब ये कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक। अब यहाँ पे रीजन क्या है इसको होने का, सो समझिए। इसको होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, घूम फिर के वही रीजन आता है, म्यूटेशन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, म्यूटेशन की, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, एक रफ पेज लिया है मैंने। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो ये हम लोगों के पास बीच में है हीम, ये आयरन जो है ना, आयरन बैठा हुआ, इसको हीम बोला जाता है। और इसके साथ 4 ग्लोबिन चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। ना समझ आए तो मुझे बीच में बोलिएगा। बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। हीमोग्लोबिन का मतलब है, हटी गया ये तो, हीमोग्लोबिन का मतलब है कि यहाँ पे 2 1 एंड 2 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ग्लोबिन के चेन होते हैं। ग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो 2 टाइप का थैलेसीमिया होगा इसकी वजह से। जब अल्फा अफेक्टेड होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा अफेक्टेड होगा तो बीटा थैलेसीमिया, बस छोटी सी बात है ना। और आगे जाके आपको क्या करना है, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर वंबर जो है ना, गेम उसका समझना है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे कोई दिक्कत आई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में मैंने आपको समझाया है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक्चुअल में आयरन बीच में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इसके पास 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, जिसमें से कि 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होता है और 2 बीटा ग्लोबिन चेन इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन की बात हम लोग कर लेते हैं। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि म्यूटेशन तो खैर हो ही रहा है। क्या हो रहा है, म्यूटेशन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो ही रहा है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करके और वहां पे क्या कर रहा है, इस डिजीज को कॉज कराने का काम कर रहा है ना। चलिए आगे लिखती हूँ मैं, एक बार सेविंग में डाल दिया है, जो 2 पेजेस करे हैं वो कहीं ऐसा ना हो गायब हो जाए। चलिए आगे करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। देखिए रीजन कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी हो, वजह ये है कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से जो ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब होगा, कॉज ऑफ थैलेसीमिया। कॉजेस भी लिख सकते हैं, कॉजेस ऑफ थैलेसीमिया। सब अपने आप में क्वेश्चन है, सब जो है अपने आप में कहीं ना कहीं से डिटेल में क्वेश्चन है। कॉज ऑफ थैलेसीमिया है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहली चीज तो म्यूटेशन आएगी है ना, पहली वजह जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए कि द डिफेक्ट, द डिफेक्ट, द डिफेक्ट could be, the defect could be due to, the defect could be due to either mutation, either mutation, either mutation और डिलीशन। चाहे म्यूटेशन करा लीजिए चाहे डिलीशन करा लीजिए, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, which ultimately, which ultimately leads to, क्या होगा इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, reduced rate of, reduced rate of synthesis of, synthesis of
one of the synthesis of one of the globulin chains, one of the globulin chains। ठीक है, दोनों में से कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, चाहे तो अल्फा हो जाए चाहे बीटा हो जाए, अल्फा एंड बीटा। अभी सिखाया ना मैंने आपको, अल्फा एंड बीटा चेन्स। बस छोटी सी बात है, इस बात को पहले दिमाग में बैठाइए। ठीक है, विच आर, इन दोनों के बारे में लिख रही हूँ, विच आर इन्वॉल्व इन which are involved in synthesis of hemoglobin, involved in synthesis of hemoglobin, जो कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। यही दोनों है, इन्हीं दोनों का काम है ना। अब देखिए, अगर हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो पता भी है आपको। इतना ज्यादा हंगामा इसलिए हीमोग्लोबिन को लेके, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है यही ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करने का काम करता है। पढ़ा है आपने, पता भी है आपको, 11th में भी था आपके पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वहां पे भी आपने देखी थी ये चीजें। कितना साफ साफ दिख रहा है इसमें, है ना, जो मैं आपको समझा रही हूँ तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो जो पॉइंट है यहाँ पे कितना साफ साफ और बढ़िया जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं जो आपको बार बार तब से क्या समझा रही हूँ, बोल रही हूँ कि आयरन है और यहाँ पे क्या है, इसके पास बीटा चेन है, जैसे यहाँ पे बीटा चेन है, अल्फा चेन है, क्या है इसके पास, ये बीटा चेन है, यहाँ पे भी क्या किसमें लिपटा हुआ है, ये आयरन में, यहाँ पे भी किसमें लिपटा हुआ, आयरन में। आयरन को यहाँ पे जो आयरन का कोर है इसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो किसी में किसी भी तरीके से कोई भी डिफेक्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ, अगर अल्फा अफेक्टेड होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा अफेक्टेड होगा तो बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन निकाल के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी हो, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है या बीटा अल्फा जो भी है, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के बनने में दिक्कत आ रही है, यही बात है ना, है ना। तो उसके लिए हम लोग फाइनल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइनल एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके लिए, चाहे कोई सा भी थैलेसीमिया हो, अल्फा हो बीटा हो, उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या हो रहा है इसमें, थैलेसीमिया 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 causes थैलेसीमिया causes the formation of the formation of abnormal hemoglobin, formation of abnormal hemoglobin। क्या हो रहा है यहाँ पे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ये बन रहा है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वजह हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है,
that leads to that leads to anemia, that leads to क्या हो रहा है यहाँ पे, अनीमिया हो रहा है, that leads to anemia। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है which is characteristic of which is characteristic of this disease, characteristic of this disease, है ना। हो गया यहाँ तक, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग, इसको फटाफट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोनों टाइप बता देती हूँ जल्दी से, आसान है, क्रोमोसोम नंबर याद रखना है बस, कौन सा क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो रहे, पहले ये तो खैर लिखना तो याद हो गया हो आपको कि हाँ हमें ये बात समझ आ गई कि हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। चलिए टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, है ना, फटाफट करते हैं। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अगर कोई आपसे पूछे कि जो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया बनाया गया है उसको बनाने का, उसको डिवाइड करने का, हर चीज का ना बेसिक होता है, क्राइटेरिया होता है, कोई भी बेसिस हो, क्राइटेरिया हो, मतलब कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी कैटेगराइजेशन की वजह क्या है, रीजन क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि इसको डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए देखना पड़ता है कि आखिर कौन सा जो चेन है वो अफेक्टेड है, किस चेन में डिफेक्ट होने की वजह से वो डिजीज या डिसऑर्डर जो है वो हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका नामकरण करेंगे, हम लोग उसका नाम रखेंगे कि किस टाइप का वो थैलेसीमिया है ना। चलिए ये जो है टू बी टाइप है इसका बेसिक। एक है आपका फर्स्ट टाइप जो है दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। और दूसरा क्या है बीटा थैलेसीमिया, दूसरा क्या है बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस रिगार्डिंग अल्फा थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं है, जो थैलेसीमिया आपको पढ़ना है बस लिख दीजिए वो अफेक्टेड है, बस, और कुछ नहीं है। जिस भी टाइप का थैलेसीमिया आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख दीजिए कि वो चेन बनना अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, production of alpha globin chain is affected, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, दूसरा मतलब बीटा जो चेन है वो इसमें ठीक है, डिफेक्ट किस में आ रहा है, अल्फा ग्लोबिन चेन में आ रहा है, ठीक है। अब मैं उल्टा करके इधर लिख रही हूँ, एक साथ दोनों पहले लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, है ना। इधर लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ बीटा globin chain, production of beta globin chain is affected, beta globin chain is affected, ठीक है। ये अफेक्टेड है यहाँ पे। आगे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, अल्फा थैलेसीमिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात।
अल्फा थैलेसीमिया अगर किसी को होना है, क्या होना है? अल्फा थैलेसीमिया। होता ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो 16 है, क्रोमोसोम नंबर कौन है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये क्रोमोसोम बना दिया और ये सपोज कीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 16 है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो ऐसे जीन्स हैं, दो ऐसे जीन्स हैं, लेकिन कैसे हैं? लिंक्ड जीन्स हैं। ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है? दो लिंक्ड जीन्स हैं। मतलब थोड़ा मुझे और पास में बनाना चाहिए था, एक मिनट आ दूं, अगर यहाँ पे यहाँ बना देती हूँ, क्योंकि लिंक्ड जीन्स हैं। ये क्या है? लिंक्ड जीन्स हैं। एक को मैंने यहाँ पे लिखा HBA1 है, ये ऐसे कर देती हूँ, आई नहीं है। दूसरे को मैंने यहाँ पे लिखा HBA2, ठीक है। दूसरे को मैंने क्या लिखा यहाँ पे? HBA2, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। ये क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए क्रोमोसोम 16। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? ये 16 है ना। चलिए आगे चलते हैं, छोटा सा शॉर्टकट में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया जो है, इसमें क्या होगा कि अफेक्टेड क्या हो रहा है? ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 मैंने आपको यहाँ पे बनाया है, नीचे यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। तो इसके जो ये क्लोजली लिंक्ड जीन जो है, तो इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया is controlled by too closely linked genes। नाम क्या है इनका? ये देखिए HBA1 एंड HBA2, दैट इज HBA1 एंड HBA2। कहाँ पे है? ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे है ना, ऑन क्रोमोसोम 16। बस इसी में कोई डिफेक्ट हो रहा है, अल्फा थैलेसीमिया हो रहा है क्रोमोसोम 16। बस बहुत ज़्यादा ना लेक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इतना ही पूछा ही जाता है, तो एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा उस तरीके से जैसा आपसे आंसर मांगना चाहते हैं टीचर। बीटा थैलेसीमिया लिखेंगे। यहाँ पे सिंगल जीन है और क्रोमोसोम नंबर 11 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उधर वाला हो गया होगा आपसे। यहाँ पे क्या है? एक सिंगल जीन है ना। और ये इसको हम लोग मार्क करेंगे HBB1 2, इसलिए नहीं लिखते, एक ही है, क्या ड्रामा करना है ना। और ये क्रोमोसोम नंबर क्या है? 11 है। क्रोमोसोम 11। इसको अगर हम कॉपी करना चाहें, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। समझ गए आप, है ना? लिख लीजिए बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया is controlled by बीटा थैलेसीमिया is controlled by, कौन कंट्रोल करता है इसको? a single gene HBB on chromosome 11, on chromosome
11 बस हो गया। नहीं बेटा अभी नहीं। यहाँ पे ये अल्फा थैलेसीमिया और ये बीटा थैलेसीमिया दोनों हो गए आपके पास। दोनों में जैसे मुझे क्वेश्चन देना हो बच्चे को, है ना, मैंने पूछ लिया डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, बस उतने में बच्चा चेक हो गया कि उसने कितनी पढ़ाई की है और कितनी पढ़ाई नहीं की है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन अफेक्टेड होगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड होगा। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 के डिफेक्शन का रोल है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 जो है ये डिफेक्टेड है, उसका रोल है। यहाँ पे 2 जीन्स इन्वॉल्व है, HBA1 एंड HBA2। यहाँ पे जो 1 जीन है HBB प्लस यही रिस्पॉन्सिबल है। सिकल सेल एनीमिया और इसमें क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। सिकल सेल एनीमिया में आपने सीखा था कि पॉइंट म्यूटेशन हो रहा था, है ना, कहीं पे भी हो जाए तो उसकी वजह से वो हो रहा था। थैलेसीमिया के केस में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन चेन्स का जो रोल है, मतलब ऑक्सीजन को वहाँ पे कंबाइन करने का, उसका फेलियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप के अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा प्रोटीन चेन नहीं बन पा रहा है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा प्रोटीन चेन जो है ये नहीं बन पा रहा है ना। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पेज में छिपे हुए। अब देखिए, कई बार क्या होता है बुक्स में या फिर कहीं पे ना एक और टाइप का थैलेसीमिया, एनसीईआरटी में तो आपकी 2 ही बताया गया है, एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको देखने को मिलता है, कभी कभी रेयरली दिखता है, कई बार टीचर्स भी बोल देते हैं, बोलते बोलते एक्सप्लेनेशन में भी निकल के सामने आती है ना। हम लोग वहाँ पे डेल्टा थैलेसीमिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेल्टा थैलेसीमिया की। सेकेंड वाला जो बीटा थैलेसीमिया है ना, कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया, इसी क्रोमोसोम नंबर 11 पे हम लोग एक दूसरे जीन का नाम लिख देते हैं, क्या हो जाता है वो, HBD हो जाता है। क्या हो जाता है, HBD, है ना, लिख लेते हैं हम लोग इसको। एक्चुअली इसको ना डेल्टा बीटा थैलेसीमिया बोला जाता है, रीजन ये है क्रोमोसोम नंबर 11 ही है, क्या है यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 11 ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसकी वजह से लिख लीजिए। मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में आपके 2 ही दिया हुआ है, तीसरा हम लोग थर्ड टाइप जो है जिसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, डेल्टा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया। अब ये डेल्टा थैलेसीमिया क्या है सो भी देख लीजिए, सिंपल सी एक बात है, एक लाइन में जो भी समझिए, इट occurs due to a specific defect, due to specific defect in HBD gene, present on chromosome on chromosome 11। ठीक है, इसको लिखो। अच्छा एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना रही हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 बनाया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक जीन का नाम लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे जीन मार्क करा,
और मैंने लिख दिया इसको, मैंने बोला HBD। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस? तो आप बोलेंगे ये क्या है, वन जीन है, राइट। तो वन जीन का मतलब है कि इसके पास टू अलील्स है। वन जीन का क्या मतलब है, ये तो मैं डे वन से सिखाती आ रही हूँ आपको। वन जीन का साफ सीधा सा क्या मतलब है कि इसके पास टू अलील्स है ना। तो अगर एक अलील डिफेक्टेड होता है, एक हुआ इसमें, तो उसको हम लोग थैलेसीमिया माइनर बोलेंगे, कॉमन सेंस है। और दोनों अफेक्टेड हो गया, दोनों अलील अफेक्टेड हो गया, ठीक है, वो थैलेसीमिया मेजर हो गया, है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग उसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ आसान बनाने के लिए। यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे डेल्टा थैलेसीमिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे बाइफरकेट कर दिया। फिर यहाँ पे कर दीजिए थैलेसीमिया माइनर, आसान हो गया ना इससे। और इधर हो गया रिप्रेजेंटेशन से वैसे भी इजी हो जाता है। यहाँ कर दीजिए थैलेसीमिया मेजर। अब ये थैलेसीमिया माइनर जो है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ लिख लीजिए माइनर है तो वन अलील डिफेक्टेड, और अगर मेजर है तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ अलील्स आर डिफेक्टेड, डिफेक्टेड है ना, हो गया। माइनर मेजर जो भी है, माइनर है तो एक डिफेक्टेड हुआ, मेजर है एक से ज्यादा डिफेक्टेड होगा। ये सेम जो है इसको आप बीटा थैलेसीमिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, अभी जो मैंने आपको बीटा थैलेसीमिया बोला है, तो इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके पास भी क्या है, वन जीन का मतलब क्या है, टू अलील। यहाँ पे दो जीन का मतलब क्या है, चार अलील। दो जीन का क्या मतलब है यहाँ पे, चार अलील। तो ऐसे समझना है, कोई बहुत मतलब वैसा नहीं कॉन्सेप्ट है कि आपको समझना है, ठीक है। चलिए हो गया ये, तो देखिए ध्यान से। और इसके बाद वाला पेज इसको नोट कर लीजिए। एक ना थैलेसीमिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन करके दिखाया जाता है। हर बैच में मैंने शो करा है उसको, ये देखिए, ये वाला मैं बताती हूँ। हाँ ये केस है। इसके लिए नेक्स्ट में कौन सा पेज लेना सही है मैं बताती हूँ। इसके पहले ठीक रहेगा, इसके नीचे।
वही जो भी मैंने पनेट स्क्वायर बनाया था ना, कि जो स्टेटमेंट आपने लिखा था कि दोनों कैसे होने चाहिए, अनअफेक्टेड, फादर मदर दोनों कैसे होने चाहिए, अनअफेक्टेड होने चाहिए, कैरियर है ना, वही मतलब है बस। ये रहा, मैंने ए करके बनाया था, ये आर करके बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये फादर क्या है यहाँ पे, अनअफेक्टेड कैरियर है, मदर क्या है यहाँ पे, अनअफेक्टेड कैरियर है। दैट मीन्स कि अगर हम आर आर करके देखें तो हम एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल अलील, और आर वाला जो है वो रेड कलर से हम यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं कि अफेक्टेड करने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बना दें, जो ये ऐसे करके केस दिया जाता है, एक्चुअली वो पनेट स्क्वायर ही होता है। क्या मतलब है उसका, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, वही सेम रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको थैलेसीमिया हो गया, ये देखिए अफेक्टेड। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 in 4, एक 4 में से एक को हो सकता है। अनअफेक्टेड कैरियर टोटल कितना है, 1 2 3 4, तो 2 in 4, इसको समझना ही पड़ता है, बुक्स में भी स्टेटमेंट दिया होता है। क्या मतलब है, अनअफेक्टेड कैरियर कितने हो सकते हैं, 4 में से 2 हो सकते हैं। अनअफेक्टेड जो है बिल्कुल, मतलब इसका तो टोटली गुड लक हो गया, जेनोटिपिकली फेनोटिपिकली दोनों तरीके से ये हेल्दी है। ये क्या हो गया, 1 in 4, मतलब कि 4 में से एक की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। परसेंट वाइज अगर देखते हैं हम, कैसे देखते हैं हम लोग, अगर परसेंटेज वाइज अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज बेसिस पे कैसे समझेंगे आप इसको, ऐसे हो जाएगा ये परसेंटेज वाइज। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। अब ये दोनों तो एक जैसे है ना, तो ऐसे वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 25 + 25, 25 + 25 इज इक्वल टू 50%। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, ये 25%। यहाँ पे जो ये आर आर जो लिखा हुआ है स्मॉल आर, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 25%। तो परसेंटेज भी अगर आपसे पूछा जाता है उस पर भी ध्यान देंगे, क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट लिख दिया, मैं आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि अगर बोथ अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स जो हैं उनकी मैरिज होती है तो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग कितने हो सकते हैं, ऑप्शन ए 1 in 4, ऑप्शन बी 2 in 4, ऑप्शन सी 1 in 4, या फिर ये 3 in 4। गलत करने का तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट हमने लिख दिया 4 in 4, ऐसे करके। तो आप सोचते रहिए, जब तक आप इसको बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आपके पास इसको बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना, सवाल ही नहीं उठता है कि कोई बच्चा कभी कोई एमसीक्यू सॉल्व कर ले, उसके पीछे भी लॉजिक्स छिपे होते हैं। वो आपको सिर्फ ये चेक करना चाहता है। हाँ, बच्चों को मैं ये बोलती हूँ, इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए कॉपी में। स्क्रीनशॉट तो खैर दूसरी बात है, एग्जाम में थोड़ी स्क्रीनशॉट चिपकाएंगे, जैसे ये है ना, तो रफ में मैं ऐसे बोलती हूँ बच्चों को बना लीजिए, ये रहा, है ना, समझाने के लिए। फिर इनकी क्रॉसिंग करके जो चारों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बना लीजिए, और नीचे लिख दीजिए जो भी है यहाँ पे अनअफेक्टेड जो है, मतलब कम्प्लीटली वो क्या है चांस उसका, 1 in 4। ऐसे दोनों का क्या चांस है, 2 in 4। लास्ट वाले का क्या चांस है, 1 in 4। तो ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं आप लोग, जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये थैलेसीमिया का कंप्लीट केस था। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई डाउट होगी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं कहीं पे कोई डाउट है, हमें कुछ समझना है, तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।